साथियों, आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण में आज की हमारी जो कक्षा है उसमें हम अव्यय पढ़ने वाले हैं। अव्यय कह सकते हैं या अविकारी शब्द। आज और इसके बाद एक और कक्षा इसकी रहेगी। इन दो कक्षाओं में हम अव्यय के टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा। देखो, अव्यय कह दो चाहे तो इसको हम अव्यय कह सकते हैं या इसको हम कह सकते हैं अविकारी शब्द भी कह सकते हैं इसको। अविकारी शब्द। साथियों, विकारी शब्द जो थे उनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, वो चारों हमने पढ़ लिए हैं। आज हम अविकारी शब्द, और अविकारी शब्द को ही दूसरा नाम क्या दिया गया है, अव्यय, वो पढ़ने वाले हैं। देखेंगे अव्यय किसे कहते हैं और इसके भेद कौन कौन से हैं। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि से परिवर्तित नहीं होते अव्यय कहलाते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। यानी वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि से परिवर्तित नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं या अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वह घर जाता है, हमने बोल दिया जाता है। यदि हम स्त्री के अर्थ में प्रयोग करेंगे वह घर जाती है, तो ये जाता से क्या बन गया, जाती। बहुवचन में बन जाता जाते, तो ये क्या है, ये बदल रहा है। इसका मतलब क्या है, विकारी है। तो विकारी शब्द क्या होते हैं, लिंग से, कोई वचन से, कोई काल से बदल जाता है। अब जाता और बहुवचन में गया, सॉरी उसमें भूतकाल में गया हो गया, भविष्य काल में जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि ऐसा शब्द जो हमने चुना ये लिंग बदलने पर परिवर्तित हुआ, वचन बदलने पर परिवर्तित हुआ, काल बदलने पर परिवर्तित हुआ, तो ये क्या है, ये विकारी शब्द है। लेकिन ये अव्यय नहीं है। अव्यय जो होता है वो क्या होता है, अविकारी होता है, और वो लिंग, वचन, काल से बदलता नहीं है। मतलब इस प्रकार के शब्द नहीं होंगे वो। जैसे देखो, घोड़ा तेज दौड़ता है, वह तेज चलता है, वे तेज चलते हैं। मतलब राम तेज चलता है, सीता तेज चलती है, सब कुछ बदल रहा है लेकिन तेज नहीं बदल रहा। तो क्या है वो, अविकारी शब्द है। लिंग, वचन, काल कुछ भी लगाएं आप, वो बदलेगा नहीं। अब देखेंगे अव्यय के चार भेद होते हैं। तो अव्यय क्या होता है, अव्यय के जो भेद है उनकी बात हम करेंगे। अव्यय के जो भेद हैं वो चार होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इनकी हम बात हमारी इस कक्षा में करेंगे। पहले देखेंगे क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण नाम से पता चल रहा है, क्रिया तो क्रिया हो गया, विशेषण यानी विशेषता बताने वाला, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। देखेंगे वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। तो साथियों, अव्यय के चार भेद कौन कौन से हो गए, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये अव्यय के चार भेद हैं। और इसके अलावा एक निपात और पढ़ेंगे हम इसमें। तो पहला जो भेद है क्रिया विशेषण, वो क्या हो गया, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये हमें ध्यान में रखना। जैसे देखो, जल्दी, धीरे, तेज, अच्छा, बुरा आदि, ये क्या हैं, ऐसे शब्द जो क्रिया के पहले लगते हैं और क्रिया की विशेषता बता देते हैं। तो साथियों, अभी तक बड़ा क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द वो अव्यय होते हैं। अब देखेंगे, आगे बढ़ते हैं इसमें कि कैसे कैसे क्रिया विशेषण होते हैं और कौन कौन से भेद होते हैं इसके। देखो, क्रिया विशेषण के चार भेद हैं। जैसे अव्यय के चार भेद हैं उसी प्रकार क्रिया विशेषण के भी चार भेद हैं। और वो कौन कौन से हैं देखेंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कौन कौन से हो गए, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ये चार प्रकार के क्रिया विशेषण हैं। उनके कोष्ठक में जो शब्द लिखा है, कहाँ, कब, कैसे और कितना, इनसे इनका पता चलता है। ये प्रश्न लगा देंगे, ये प्रश्न जो भी होगा क्रिया उसकी इनसे प्रश्न बनाएंगे और जो उत्तर आएगा वो ही क्रिया विशेषण होगा। जैसे देखेंगे, स्थानवाचक की बात करते हैं हम पहले। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण अव्यय जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं। क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, क्रिया कहाँ हो रही है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, यहाँ, वहाँ,
इधर उधर, अंदर बाहर, भीतर पास, दूर, दायां बायां, दाएं बाएं भी हो सकता है, ऊपर नीचे, सामने, निकट, यहीं, कहीं आदि। ये क्या है? सभी स्थान का बोध कराते हैं, आसपास के स्थान का हमारे बोध कराएंगे। जैसे देखो, राम नीचे बैठा है, अब ये यहाँ पर आई क्रिया बैठा है, अब इसके पहले आप क्या लगाएंगे? कहाँ लगाएंगे? जैसे कहाँ बैठा है। यदि आपको ये आइडिया लग रहा है कि स्थानवाचक हो सकता है, कहाँ से प्रश्न बनाएंगे? कहाँ बैठा है, उत्तर आ गया नीचे, तो ये नीचे ही क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। मोहन अंदर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अंदर, तो अंदर क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो देखो, वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता कैसे चलता है हमें? हम उस क्रिया के पहले कहाँ से कहाँ लगाकर प्रश्न बनाएंगे, और जो उत्तर आ जाएगा उस वाक्य में से वही होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इसके जो 4 विध है क्रिया विशेषण के, उनमें से पहला का स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसकी आपने जानकारी की। देखेंगे इसमें एक यहाँ बात बता भी रखी है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया से पहले कहाँ शब्द लगाकर प्रश्न बनाएंगे, जो उत्तर आएगा वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। ये बात आपको मैंने बता भी दी। अगला देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। अब काल से अर्थ होता है समय, यानी क्रिया के समय का बोध कराता है ये। यानी देखेंगे वे क्रिया विशेषण अव्यय जो क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं। इसमें समय पर रहेगा मेन, उसमें था स्थान पर। क्रिया विशेषण के जो 4 भेद थे, पहला कालवाचक, उसमें स्थानवाचक, उसमें स्थान मिलता है क्रिया का, क्रिया कहाँ हो रही है, इसमें क्रिया कब हो रही है ये पता चलता है, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखें कालवाचक में क्या हो गया? वे क्रिया विशेषण अव्यय जो क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, क्रिया के होने के समय का, यानी क्रिया कब हो रही है, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, प्रातः, सुबह, शाम, अभी, तभी, अब, जब, लगातार, तुरंत, शीघ्र, तत्काल, सवेरे, कब आदि। देखो, यानी इनमें ये सभी जितने भी शब्द हैं ना, ये समय का ही बोध कराने वाले हैं। इसमें देखो एक उदाहरण है, वह अभी आ रहा है। अब इसमें आप देखो, इसमें वह अभी जा रहा है, अब इसमें आप प्रश्न बनाओ कब से, कब जा रहा है? अभी। तुम जल्दी पढ़ने का अभ्यास करो, कब पढ़ने का अभ्यास करो? जल्दी। इस तरह से। तो ये क्या है? कालवाचक जो होता है, इसमें क्रिया के समय का बोध होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया से पहले कब शब्द लगाकर प्रश्न बनाते हैं, जो उत्तर आता वही कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, तो इस तरह से कालवाचक क्रिया विशेषण का भी इसमें आपको ध्यान करना है। अगला प्रश्न देखेंगे इसमें, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वे इसमें देखो, रीति का अर्थ होता है तरीका, रीति का अर्थ क्या होता है? तरीका होता है। वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने के तरीके का बोध कराते हैं, यानी वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने के तरीके का बोध कराते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो, धीरे, तेज, चुपचाप, अचानक, अच्छी तरह, सचमुच, जरूर, झटपट आदि। घोड़ा तेज दौड़ता है, अब इसका जो है, इसमें रीति का अर्थ होता है तरीका, और इसमें आता है इसका कैसे, कैसे से प्रश्न बनाएंगे इसमें। घोड़ा तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज, इसका उत्तर आ गया आपका तेज। तो तेज भी क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह चुपचाप चला गया, कैसे चला गया? चुपचाप, तो ये चुपचाप क्या हो गया? रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया से पहले क्या लगाएंगे? कैसे लगाकर प्रश्न बनाएंगे। इसमें देखेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया से पहले कैसे शब्द लगाकर प्रश्न बनाते हैं, जो उत्तर आता है वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। यानी क्रिया से पहले क्या लगाएंगे? कैसे शब्द लगाकर प्रश्न बनाएंगे, जो उत्तर आ जाएगा वो क्या होगा? रीति। रीति का अर्थ ही होता है तरीका। ठीक है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ।
अगला देखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, इतना, उतना, जितना आदि। यानी ये क्या हैं? ये हैं क्रिया की मात्रा, यानी क्रिया कितनी हुई। इसका पता करने के लिए हम क्या करते हैं? कितना शब्द से प्रश्न बनाएंगे, कितना लगाकर प्रश्न बनाएंगे, जो उत्तर आएगा वो क्या होगा? वो होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह ज़्यादा बोलती है, कितना बोलती है? ज़्यादा। तो ये आपका ज़्यादा क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया रीति, परिमाण हो गया। पहलवान अधिक खाते हैं, कितना खाते हैं? अधिक खाते हैं। तो अधिक क्या हो गया? ये भी रीति, ये भी हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखो, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया से पहले कितना शब्द लगाकर प्रश्न बनाते हैं, जो उत्तर आता है वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो अगला जो है इसका वो हम पढ़ेंगे कि इसमें संबंध, जो इसका अव्यय का जो दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे अभी आगे। तो परिमाणवाचक हो गया, तो क्रिया विशेषण के चारों भेद हमने पढ़ लिए हैं। अगला है संबंध बोधक अव्यय। देखेंगे संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं। जो अंग्रेजी की दृष्टि से जिनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं वही यहाँ संबंध बोधक होते हैं। वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यानी वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, विशेषकर क्रिया से बताते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? देखो, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, समीप, अंदर, बाहर, सामने, की ओर, बदले, अलावा आदि। यानी ये क्या हैं? ये सभी अंग्रेजी की दृष्टि से देखें तो प्रीपोजिशन होते हैं। यदि आपको प्रीपोजिशन के बारे में जानकारी है तो इनके बारे में भी आप काफ़ी कुछ पहले से ही समझ सकते हैं। देखो, दो संज्ञाओं के बीच या दो संज्ञाओं या एक संज्ञा एक सर्वनाम के बीच या दोनों सर्वनामों के बीच ये संबंध बताने का काम करते हैं। और क्रिया विशेषण क्या होता था? इसका संबंध विशेषकर क्रिया से बताते हैं। और ये बताते हैं दो संज्ञाओं के या दो सर्वनामों के या एक संज्ञा एक सर्वनाम के बीच संबंध बताते हैं। मेरे घर के सामने सिनेमा हॉल है। अब देखो, घर एक संज्ञा है और सिनेमा हॉल एक संज्ञा है, और उन दोनों के बीच में क्या आ गया? के सामने। यानी इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो इन फ्रंट ऑफ। ये क्या है? एक प्रीपोजिशन होता है। तो घर और सिनेमा हॉल इनके बीच में संबंध बताने का काम किसने किया? के सामने शब्द ने। राम के पीछे मोहन आ रहा है। अभी राम और मोहन इन दो संज्ञाओं के बीच संबंध बताने का काम किसने किया? पीछे शब्द ने। ठीक है। बगीचे के अंदर सांप घुस आया। अब सांप और बगीचा दोनों संज्ञा हैं, इनके बीच में संबंध बताने का काम किया है के अंदर शब्द ने। साथियों, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, जैसे अंदर, बाहर, आगे, पीछे, सामने, ये सब क्या हैं? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी होते हैं और यही संबंध बोधक अव्यय भी होते हैं। साथियों, इनका जो अंतर होगा वो होगा उनके स्थान के आधार पर। यदि यही शब्द क्रिया से पहले लग रहे हैं तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो जाते हैं। और यदि यही शब्द दो संज्ञाओं के बीच में आ रहे हैं तो ये संबंध बोधक अव्यय बन जाते हैं। जैसे देखो, इसमें अंतर भी बता रखा है, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर। हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या करें हमारा उत्तर। देखेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया से पहले लगते हैं और उसकी विशेषता बताते हैं, जबकि संबंध बोधक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं और उनका संबंध बताते हैं। अब देखेंगे, रमेश अंदर बैठा है। तो बैठा है क्रिया है, इसके पहले आ गया अंदर। कहाँ बैठा है? अंदर। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण ये है आपका। अब इसमें देखेंगे दूसरा, घर के अंदर पानी आ गया। अब पानी और घर इनके बीच में आ रहा है अंदर शब्द, तो ये संबंध बोधक है क्योंकि ये क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है, ये घर और पानी के बीच संबंध बताने का काम कर रहा है। एक और उदाहरण देखेंगे, मोहन पहले आएगा। यहाँ पहले किसके लिए आ रहा है? आएगा, क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, कब आएगा? पहले आएगा। ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गए। मोहन पहले आएगा, कालवाचक। मोहन से पहले सोहन आएगा। यहाँ मोहन और सोहन दोनों के बीच में संबंध बता रहा है, से पहले, तो ये संबंध बोधक अव्यय हो गया।
आपको बात समझ में आई होगी कि ये क्रिया विशेषण और संबंध बोधक देखने में एक जैसे ही होते हैं, बस इनका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं इसके आधार पर हम इसका अंतर कर सकते हैं। यदि क्रिया से पहले इनका प्रयोग कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। दो संज्ञाओं या दो सर्वनामों के बीच इनका प्रयोग कर रहे हैं तो ये संबंध बोधक अव्यय हो गया। ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, इनके बीच में अंतर भी हमने समझने की कोशिश की। अब देखेंगे इसका अगला जो भेद है अव्यय का, समुच्चय बोधक अव्यय। इसको हम अंग्रेजी की दृष्टि से कंजक्शन बोलते हैं। कंजक्शन जैसे जो दो संज्ञाओं को जोड़ने का काम करते हैं, संबंध जोड़ने का, जैसे एंड, और, बट, बिकॉज, सो दैट, ये सब जो अंग्रेजी की दृष्टि से होते हैं, ये ही यहाँ पर हम समुच्चय बोधक पढ़ेंगे। वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों और दो वाक्यों को जोड़ते हैं, जोड़ने का जो काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, या, अथवा, क्योंकि, इसलिए आदि, ये सब क्या हैं, समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। योजक यानी जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को जोड़ने के साथ ही विकल्प बताने, कारण बताने, परिणाम बताने, विभेद बताने का कार्य भी करते हैं। समुच्चय बोधक होते हैं, वो दो को जोड़ते तो हैं, साथ में उनमें विकल्प भी बता सकते हैं, वो कारण भी बता सकते हैं, उनका परिणाम भी बता सकते हैं, और विभेद यानी उनमें क्या क्या भेद है ये भी बताने का काम वो करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद भी होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। देखेंगे इसमें आप समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द ऐसे अव्यय जिनके द्वारा दो मुख्य वाक्यों को जोड़ा जाता है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। इसके देखो इसमें कई भेद बना रखे हैं, संयोजक, विभाजक, विरोध प्रदर्शन और परिणाम दर्शक। इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं हमें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानकारी करेंगे। और, तथा, एवं और वह, ये जोड़ने का काम करते हैं दो। विभाजक में या, अथवा, राम, या, श्याम, तो जोड़ने का, भाई दोनों में से एक विभाजन का काम करते हैं। विरोध में परंतु, किंतु, लेकिन, बल्कि, वरन, देखो राम आएगा किंतु श्याम नहीं आएगा, मतलब विरोध दिखाई दे रहा है साथ साथ। और परिणाम, अतः, फलतः, अतएव, थोड़ा सा आप ढंग से पढ़ें तो इसको समझ सकते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, एक है समानाधिकरण और एक व्याधिकरण। देखेंगे समानाधिकरण जो है उसमें दो मुख्य जो वाक्य हैं उनको जोड़ा जाता है, और कैसे कैसे संयोजक की तरह सीधा सीधा एक विभाजक की तरह जोड़ा जाता है। ये अंग्रेजी की दृष्टि से एंड होता है, ये होता है और ये होता है बट, और ये सो दैट और दैट, इनका प्रयोग होता है। ये विरोध होता है, जैसे बट का प्रयोग करते हैं हम कोई भी चीज़ बोल के बट बोलते हैं, या क्यों लेकिन बोलते ही समझ में आता कुछ उल्टी बात भी होने वाली है, विरोध वाली बात भी होने वाली है। और परिणाम यानी ऐसा किया यार ये हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के ही कुछ पार्ट इसमें बने हुए हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, ये सब क्या है, ये अव्यय है। अव्यय होते हैं क्योंकि ये बदलते नहीं हैं। अगला देखेंगे, ये देखो व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक में क्या होता है, ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मुख्य वाक्य में एक या अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़ते हैं। एक वाक्य होता है और उसके आश्रित वाक्य जुड़ते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इनकी आवश्यकता हमें आगे जाकर वाक्य के जो भेद होंगे, सरल, संयुक्त और मिश्र, उनमें भी पड़ेगी। कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक, ये चार इसके भी भाग बनाए हुए हैं। कारण में क्योंकि, इसलिए, चूंकि, ये ध्यान रखना। उद्देश्य में जो की, ताकि, संकेत में यद्यपि, यदि, तो, स्वरूप में की, जो। इतना आपको अलग अलग ये सब पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखेंगे कि क्योंकि भी अव्यय होता है, कौन सा होता है, समुच्चय बोधक होता है, यूँ आपको ध्यान में रखना है। इसलिए, चूँकि, ये सब। देखो इसके उदाहरण देखेंगे। राम ने आम और केले खाए, तो आम एक देखो और लग रहा है, और क्या होता है, अभी समुच्चय बोधक होता है, समानाधिकरण वाला। मोहन उत्तीर्ण नहीं हो सका क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया, तो ये इसमें आ गया कारणवाचक वाला। सारे मिलाकर, कुल मिलाकर ये अपने को देखना है और समुच्चय बोधक समझ जाना है। कितने सारे भेद, हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, ये आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से समुच्चय बोधक होता है। अगला देखेंगे, एक और इसका उदाहरण है। मोहित क्रिकेट खेलता है किंतु फुटबॉल नहीं खेलता, तो ये विरोध वाला है, ठीक है। अब अगला है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी जो होता है
विस्मय, विस्मय का भाव जिसमें होता है, और इसका जो चिन्ह होता है वो इस तरह से लगाते हैं। देखो, वे अव्यय शब्द जो हर्ष, शौक, घृणा, विस्मय, तिरस्कार, क्रोध, भय आदि भाव प्रकट करे उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यानी वे अव्यय शब्द जो हर्ष, हर्ष यानी खुशी, शौक, दुख का भाव होता है, घृणा, तिरस्कार, विस्मय, क्रोध, भय, इन सब के भाव प्रकट करते हैं, वो क्या होता है, विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। विस्मय आदि, विस्मय के साथ, विस्मय तो होता ही होता है, विस्मय का मतलब आश्चर्य, और उसके अलावा भी देखो, अरे वाह है, अरे वाह है, ओ है, उफ, हाय, छी, आह आदि। इसमें एक बात आपने बिल्कुल नोट की होगी, सभी के साथ चिन्ह लगा हुआ है, तो इसकी पहचान करना बहुत आसान है। ऐसा चिन्ह यदि आता है तो हम समझ जाएंगे कि विस्मयादि बोधक अव्यय है, और ऐसे चिन्ह लगने के बाद वो वाक्य बदलता, वो शब्द बदलता नहीं है। देखो, विस्मयादि बोधक अव्यय के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, आप चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है सब जगह, ये आपकी पहचान हो जाएगी। ऐसा आने पर आप समझ सकते हैं कि विस्मयादि बोधक होता है और ये भी अव्यय ही होता है। वाह है, कितनी सुंदर इमारत है, ये क्या हो गया, विस्मय का भाव हो गया। कितनी शब्द लगा हुआ जरूर है, लेकिन ये प्रश्न नहीं है, ये सुंदरता, ज़्यादा सुंदर बता रहे हैं, आश्चर्य हो रहा है मैं सुंदरता को देखकर। अरे यह कैसे हो गया, ये भी क्या है, विस्मय का भाव है। कैसे हुआ, ये विस्मय का भाव है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये, और इसमें बहुत अच्छी सी सीधी सी बात है कि आपको इनके चिन्ह को देखकर पता कर लेना है कि विस्मयादि बोधक शब्द हैं। अगला देखेंगे, इसी के उदाहरण देखेंगे। छी, कितनी गंदगी है यहाँ पर, तो ये छी के क्या है, विसर्ग लगा हुआ है, और ये विस्मयादि बोधक शब्द चिन्ह भी लगा। आ है, मज़ा आ गया, ये लगा हुआ है। शाबाश, तुम बहुत अच्छा खेले, शाबाश के आगे ओह है, बहुत बुरा हुआ, ये भी आ गया इसमें। इस प्रकार से क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द हैं, और ये सब क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। एक और है निपात, जिनकी हमने गणना इन चारों भेदों में नहीं की, लेकिन ये भी हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आते रहते हैं। निपात देखेंगे, वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के साथ जुड़कर उसमें विशेष बल भर देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। यानी अव्यय शब्द जो किसी शब्द में विशेष बल भर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। जैसे देखो, ही, भी, तक, केवल, मात्र, भर आदि। यानी ही, भी, तक, केवल, मात्र, भर आदि, ये सब क्या है, निपात है। देखो, मैं ही शादी में जाऊंगा, ही शब्द ने क्या किया, एक तो देखो हम बोलते हैं मैं शादी में जाऊंगा, एक मैं ही शादी में जाऊंगा, मतलब और लोग नहीं जाएंगे, मैं ही जाऊंगा। तो ये क्या है, ये विशेष बल भरने का काम किया इसने, ही निपात ने। तो ही भी क्या है, अव्यय है, और ये निपात है। राम भी क्रिकेट खेलता है, मतलब और भी खेलते हैं, लेकिन राम भी खेलता है। एक तो राम क्रिकेट खेलता है बोलते, एक राम भी क्रिकेट खेलता है, इस भी ने विशेष बल भर दिया, ये भी निपात होता है। वह तो घर पर ही रहती है, वह तो घर पर ही रहती है, तो क्या आगे, ये भी निपात है। आपने बताया तक नहीं, तक भी निपात होता है। आपने बताया तक नहीं, तो ये तक भी निपात है। केवल 10 रुपये दे दो, तो ये केवल भी क्या है, निपात है। एक तो 10 रुपये दे दो, केवल 10 रुपये दे दो, मतलब 10 रुपये ज़्यादा नहीं है, ये बताने की कोशिश की है। आपने बताया तक नहीं, मतलब ये तो बहुत सामान्य सी बात थी कि आपको बताना चाहिए था। इस तरह से ये जो शब्द आ रहे हैं, जैसे ही, भी, तक, केवल, मात्र, भर, तो, ये सब क्या हैं, विशेष बल भरने का काम कर रहे हैं, ये सब निपात होते हैं। तो साथियों, आज की जो हमारी कक्षा थी, इसमें हमने अव्यय पढ़ा कि अव्यय क्या होते हैं, लिंग, वचन, काल, पुरुष, इनके आधार पर जो बदलते नहीं हैं। इसके 4 भेद थे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, 4 भेद हैं। इनमें से पहला जो भेद है क्रिया विशेषण, उसके फिर से 4 भेद थे, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, वो हमने जानकारी की। और फिर संबंध बोधक, और संबंध बोधक में और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है। इसके बाद समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक जो जोड़ने का काम करते हैं, कंजक्शन होते हैं, और उसके 2 भेद भी पढ़े, समानाधिकरण और व्यधिकरण, इनको जाना। और इसके बाद में विस्मयादि बोधक, जो विस्मयादि बोधक चिन्ह जिनके लगा हुआ होता है, और उसके बाद निपात, जो किसी भी शब्द पर विशेष बल भर देने का काम करते हैं, वो निपात होते हैं। तो इस वीडियो को, आज की जो कक्षा है, इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे,
2-3 बार इसको देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगली जो हमारी कक्षा होगी वो इसी अव्यय की प्रश्न उत्तर की रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।